हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आपके साथ में एक गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं कि मैंने जो है अपनी एक्सपोर्ट कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कर ली है और उसका वीबोक आईडी भी ले लिया है। यानी कि आपका भाई जो है वो अब एक्सपोर्टर बन गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं और कैसे जो है मैंने अपनी वीबोक आईडी जो है वो हासिल की, कहां कहां पे क्या क्या मुश्किलात आई, कैसे मैंने उनको हल किया, पूरी डिटेल में आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए ये सिर्फ 9,000 रुपए में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ही आपको बनाकर दे सकते हैं और ये साथ में डोमेन और होस्टिंग बिल्कुल फ्री देते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आगाज करते हैं और मैं बताता हूं कि कैसे जो है मैंने अपनी कंपनी की जो है वो वीबोक आईडी जो है मैंने हासिल की। दोस्तों आपको पता होगा कि वीबोक रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे हमने कई बार जो है इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं और पूरी लिस्ट जो है हम शेयर कर चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिस्ट हम दोबारा से शेयर कर देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। जो मेजर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं कुछ आपके साथ अभी शेयर करता हूं। वो 4 डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले एनटीएन सेल टैक्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तीसरा जो है वो बैंक स्टेटमेंट। इसके अंदर जो है 5 से 8 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए। तो अब बात करते हैं पूरी स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या स्टेप्स जो है मैं फॉलो करता गया और आखिरकार जो है मैंने अपनी वीबोक आईडी जो है वो इशू करवा ली। तो सबसे पहला जो स्टेप था मेरा जो था वो था एनटीएन लेना। हमारे पास जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले जो है मेरे लिए उन्होंने एनटीएन जो है वो लिया। उसके बाद एनटीएन बनने के बाद जो है मैंने बैंक में जाकर जो है अपनी कंपनी का जो है वो अकाउंट खुलवाया। अकाउंट 2 से 3 दिन लगे। उसके बाद जो है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मैंने उनसे ली, बैंक वालों से। फिर मैंने सेल टैक्स के लिए जो है वो अप्लाई कर लिया। अब सेल टैक्स में जो है वो 2 दिन लगे। 2 दिन के अंदर जो है मेरा सेल टैक्स जो है रजिस्टर्ड हो गया। सेल टैक्स मिलने के बाद जो अगला स्टेप था वो था चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना और वहां पे रजिस्टर्ड करवाना अपनी कंपनी को। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हम ऑलरेडी इसके ऊपर पूरी डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो तमाम डॉक्यूमेंट हमने वहां पर जमा करवा दिए। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप मिलने में यानी सर्टिफिकेट मिलने में जो है 1 महीना या इससे भी थोड़ा सा ज्यादा वक्त जो है वो लग जाता है। तो हम 1 महीना तो रोक नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो ले लेते हैं। जब अपने डॉक्यूमेंट जो है वहां जमा कराने के लिए जाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, तो हम उनके कहते हैं कि भाई हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो हमें एक फॉर्म दे देते हैं, उसमें कंपनी का नाम, मेंबरशिप नंबर जो है आप लिख के साइन करके उनको वापस दे देते हो। तो अगले ही दिन यानी सेकंड हाफ के बाद, जब फर्ज करें कि अगर आज आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तो कल आपको सेकंड हाफ के बाद जो है वो प्रोविजन सर्टिफिकेट मिल जाएगी दूसरे दिन ही। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि हमने एक दिन डॉक्यूमेंट जमा कराए, दूसरे दिन हमें प्रोविजन सर्टिफिकेट जो है वो मिल गई। तो ये तमाम मेजर जो 4 डॉक्यूमेंट थे हमें वो हमारे अरेंज हो गए। बाकी जो जितने भी लिस्ट के अंदर थे वो तो इजीली अरेंज हो जाते हैं। तो वो तमाम चीजें जो है हमारे बंदों ने सब एक एक करके तमाम चीजें अरेंज की और एक फाइल के अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा करके जो है वो वीबोक के डिपार्टमेंट जो कस्टम हाउस के अंदर है नीचे, वहां पे जाके उन्होंने फाइल जमा करवा दी। क्योंकि ये हमारा काम है, हम लोगों की जो है हमारे लोग जो है वो लोगों की आइडिया भी इशू करवाते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स हैं इस चीजों के अंदर। तो हमें कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही हमारी फाइल जो है वो जमा हो गई। जिस दिन फाइल जमा होती है अमूमन जो है वो उसी दिन अपीयरेंस भी हो जाती है। अगर उस दिन नहीं होती तो उसके दूसरे दिन हो जाती है। लकीली जो है जिस दिन हमारे बंदों ने फाइल सुबह जमा की तो जो है दोपहर को जो है वो अपीयरेंस के लिए मुझे बुला लिया गया। तो कस्टम हाउस के अंदर जो वीबोक डिपार्टमेंट है सुबह 10 से जो है वो 3 बजे तक फाइलें जमा होती हैं और 3 से 5 बजे तक जो है वो अपीयरेंस करते हैं। तो 3 बजे उन्होंने मुझे बुला लिया और 3 बजे जो है 3 बजे मैं वहां पहुंच गया। तो 10 से 15 मिनट जो है वेट करने के बाद वहां जो डीसी साहब थे वो आ गए जो अपीयरेंस वगैरह करवा रहे थे। मेरा जो नंबर था वो लिस्ट में कोई 8वां नंबर था। तो एक एक करके सब जा रहे थे। जब मेरा नंबर आया तब मैं अंदर गया तो वहां पे जो है एक डीसी साहब बैठे हुए थे, उनके असिस्टेंट बैठे हुए थे और एक अप्रेजर था। वो तमाम चीजें
कर रहा था। उन्होंने बिठा के जो है सबसे पहले मेरी तस्वीर ली और अंडरटेकिंग जो है एक मेरे सामने रख के साइन करवाई, अंगूठे का निशान वहां लगवाया। अब वो अंडरटेकिंग क्या थी? वो अंडरटेकिंग ये थी कि भाई आपके पास जितने भी अकाउंट हैं, बैंक अकाउंट है, चाहे वो आपकी कंपनी के हो या पर्सनल अकाउंट हो, उन तमाम को तमाम जो है आपको डिक्लेयर करना होगा, यानी उनकी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है आपको लगानी होगी। और उस अंडरटेकिंग के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि अगर आईडी मिलने के बाद भी अगर कोई अकाउंट आप खुलवाते हो तब भी जो है उसकी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है आप कस्टम में जमा कराओगे। तो वो अंडरटेकिंग में ये सब चीजें लिखी हुई थी। उन्होंने साइन लिया, मेरा जो अंगूठा लिया और फिर जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। अब इंटरव्यू में उन्होंने एक एक करके सवाल पूछना स्टार्ट। तो पहला सवाल सबसे पहला उनका था कि भाई आप क्या करोगे। तो मुझे तो पता था कि वो क्या सवाल करते हैं, मुझे आइडिया था, तो मैं पूरी तैयारी करके गया था। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो एक्सपोर्ट करूंगा। दूसरा सवाल उनका था कि भाई क्या एक्सपोर्ट करोगे आप। मैंने कहा कि भाई मैं जो है वो फिलॉसफर यानी कैल्शियम फ्लोराइड जो है वो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मिनरल्स है ये। तीसरा सवाल इनका था कि भाई ये जो मिनरल्स है ये कहाँ यूज होता है, किस चीज के अंदर यूज होता है। मैंने कहा कि भाई ये मिनरल्स जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है और स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो है इसको यूज करते हैं। और कहाँ आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, कौन से ममालिक में आप इसको भेजोगे। मैंने कहा कि अभी हमारी टारगेट मार्केट तो यूरोप है, लेकिन ये जो है चाइना भी काफी ज्यादा जा रहा है, ये मिडल ईस्ट के अंदर जाता है, ये अभी हमारी टारगेट मार्केट जो है वो यूरोप है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है ये कहाँ से आता है। मैंने कहा कि भाई हम तो बलोचिस्तान के इलाके से लेते हैं, लोरलई का इलाका है बलोचिस्तान में, तो वहां से ये आता है। अच्छा, फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि आपके पास कितने लोग काम करते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो जो है वो 2 लोग काम करते हैं। इसके बाद वो मुझसे पूछा कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट नहीं करोगे। मेरा जवाब था कि भाई अभी हाल फिलहाल तो हमारा एक्सपोर्ट करने का ही मूड है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हम इंपोर्ट भी करें। बस यही सवाल थे। उन्होंने ये सवाल एक एक करके पूछना शुरू किया। उनके हाथ में एक फॉर्म था, वो सवाल पूछते जा रहे थे और मैं जवाब जो मैं दे रहा था वो वहां पे उस फॉर्म में लिखते जा रहे थे। और वो फॉर्म जो है पूरा लिखने के बाद उन्होंने मुझे दिया कि भाई इस पे साइन कर दें। मैंने साइन कर दिया, अंगूठे का निशान लगाया उस फॉर्म के ऊपर। और फिर उन्होंने कहा कि बस ठीक है, आपका ऑफिस का विजिट होगा। अब जो है ना ये 100% विजिट मार्क कर रहे हैं, मतलब जितनी भी फाइलें उनके पास आ रही हैं उन तमाम को तमाम जो है वो विजिट कर रहे हैं उनके ऑफिस, और विजिट करने के बाद वो आईडी इशू कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि पहले जो है अगर 10 फाइलें आती थी, 10 में से सिर्फ 2 विजिट मार्क होती थी और 8 डायरेक्ट आईडियां इशू हो जाती थी। लेकिन अब जो है पता नहीं इनके साथ क्या इशू है कि वो 100% मतलब 10 के 10 फाइलें आ रही हैं तो 10 के 10 विजिट होकर ही इनकी आईडी इशू होगी। तो बस तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो लगे होंगे इस इंटरव्यू के अंदर। फिर मैं वहां से चले गए। फिर इसके बाद जो था वो था ऑफिस का विजिट होना था। अब विजिटर जो है वो अमूमन तो जो है वो उसके दूसरे दिन ही आते हैं, लेकिन जो है वो 100% विजिट जो मार्क कर रहे हैं तो फाइलें बहुत ज्यादा होती हैं, रश इनके पास बहुत ज्यादा है, काम इनके पास अब बहुत ज्यादा हो गया है। तो तकरीबन 3 दिन के बाद जो है विजिट हमारा हुआ, वो भी जो है डंडा कराने के बाद, बहुत ज्यादा जो है वो सोर्स लगाने के बाद जो है 3 दिन के बाद जो है वो हमारा विजिट हुआ। अदरवाइज तो ये 5-5, 6-6 दिन वो लगा रहे हैं। अब विजिट के लिए जो कस्टम का जो ऑफिसर आता है, क्या वो डायरेक्ट आ जाता है, सरप्राइज विजिट करता है, या वो आपको इन्फॉर्म करता है, ये सवाल पैदा होता है ना। अब ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट सरप्राइज विजिट करे। कोई इतनी ईमानदारी से कोई वहां पर काम नहीं करता, सारे शहनशाह लोग हैं वहां पर। तो वो भाई फोन करेंगे आपको, फोन करते हैं कि भाई हम यहाँ पर हैं, आपका ऑफिस कहाँ पर है, और किसी को भेज दो तो वो हमें उठाने के लिए। तो वो आपको फोन करेंगे कि भाई किसी को भिजवा दो हमें लेने के लिए, या तो उबर या करीम करा दो। तो आप या उबर या करीम करा देंगे। हमारा तो ऑफिस बराबर में ही था, तो मैंने अपने बंदे को भिजवा दिया, वो उसको अपने साथ बाइक पे बिठा के ले आया ऑफिस। हमारे ऑफिस आने के बाद जो है क्या होता है कि वो तस्वीरें वगैरह ले रहे होते हैं, ऑफिस की तस्वीर, ऑफिस के बाहर जो नेम प्लेट लगी होगी उसकी तस्वीर लेंगे, आपकी तस्वीर लेंगे, आपके एम्प्लॉय की तस्वीर लेंगे, आपके मीटर जो है मीटर की तस्वीर लेंगे। ये तमाम तस्वीरें वो लेंगे और बस फिर थोड़ा तोड़ जोड़ की बातें होंगी, थोड़ा सा खर्चा पानी लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और उसके जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी आईडी जो है वो आपके ईमेल के ऊपर आ जाती है। हमारे केस के अंदर जो है क्योंकि इनके कोई सिस्टम के अंदर कोई इशू था, तो तकरीबन जो है वो 3 दिन के बाद आईडी जो है हमें इशू हुई और फाइनली हमें आईडी इशू हो गई। हाँ, कुछ और चीजें जो है आप जहन में रखिएगा। जो विजिट के लिए जो अप्रेजर आपके पास आता है, यानी कस्टम का ऑफिसर जो आपके ऑफिस में आता है, तो वो 2-3 सवाल आपसे भी पूछते, तो आपके पास कितने बंदे काम करते हैं, वो फाइल में लिख रहा होता है।
तो ये आप याद रखिएगा कि जो अपीयरेंस के टाइम पे जो डिटेल आप दे रहे होते हो तो वही डिटेल आप इनको भी दोगे, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे उन्होंने पूछा था कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये अप्रेजर जो ऑफिस विजिट करेगा तो ये भी आपसे पूछेगा कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो जो आपने वहां बोला हो वही यहाँ पे यहाँ बोले, तो जो आपने वहां बोला होगा वही आप यहाँ बोले। देखिए अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयज नहीं है तो क्लियर बता दें कि भाई कोई एम्प्लॉयज हमारे पास अभी नहीं है, अभी तो काम स्टार्ट किया है। इसी तरीके से जो भी आपका ऑफिस वगैरह हो तो वो उसका एरिया पूछते हैं कि वो कितने स्क्वायर फीट का है, तो वो भी पता लगा लीजिएगा कि भाई आपका ऑफिस जो है वो कितने स्क्वायर फीट का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपसे पूछेगा कि आप क्या एक्सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि जो आपने जो है डीसी को बताया था पेरेंट्स के टाइम पे जो आइटम, वही आइटम आप इनको भी बताओगे ताकि कोई इशू ना हो बाद में। तो दोस्तों ये तमाम एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया जो मैंने जो है इस दौरान पूरा फील किया। तो उम्मीद है जो है मैं डिटेल में आपको बता पाया होगा। अब एक और चीज है जाते जाते मैं आपको बताऊंगा, हमारे दोस्त हैं कुछ, वो परेशान होते हैं, हमें कॉल करते हैं कि भाई जो है और हम जो है घर से ही काम कर रहे हैं लेकिन वो घर के जो कागजात हैं वो मेरे वालिद के नाम पर है, तो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि बाबा हम क्या करें। तो देखिए वहां पर मैं उन लोगों को वो यही मशवरा दूंगा कि अगर आपकी घर से आप काम कर रहे हो या ऑफिस से जहां भी काम कर रहे हो और वो ऑफिस जो है आपके वालिद के नाम पर है, तो आप एक काम ये करें कि आप अपने वालिद से रेंट एग्रीमेंट कर लें। रेंट एग्रीमेंट कर लोगे तो फिर जो है कोई इशू आपको नहीं आएगा। आप रेंट एग्रीमेंट कर लें, अपने वालिद का जो है एनआईसी की कॉपी लगा लें, आपकी लगा लें, तो उस रेंट एग्रीमेंट से आपकी आईडी इशू हो जाएगी, कोई मसला आपको नहीं आएगा। दोस्तों उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। हमने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया कि भाई कहां कहां कैसे कैसे जो सवाल पूछे जाएंगे और क्या चीजें आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई खर्चा कितना आता है इन तमाम चीजों के अंदर। देखिए हमारा तो ये डेली का काम है, हमारे बंदे जो है वो आइडिया इशू करवा रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट जो है टोटल अगर मैं बात बताऊं कि कितने के अंदर आपकी आईडी जो है इशू हो जाती है, तो आप जहन के अंदर ये तमाम चीजें रख लें कि भाई देखें ये 15 से 16 हजार रुपए जो है टोटल खर्चा आता है वीवो की आईडी लेने के अंदर। बाकी चीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वीवो की आईडी के अंदर जो है वो 15 से 16 हजार रुपए जो है हम लोग भी लेते हैं, हमारे बंदे भी जो आईडी इशू करवा रहे हैं वो इतना ही लेते हैं और वीवो आईडी जो है वो इशू करवा के दे देते हैं। अगर आप जो है कराची से हो और वीवो आईडी इशू करवाना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नीचे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, तो हमारे बंदे जो है आपकी वीवो आईडी भी जो है वो इशू करवाने में आपकी हेल्प कर देंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।